So this is lecture number 6 of solution and in this part जो हम लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ा था। इन केस ऑफ डिसोसिएशन हम लोगों ने वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा था I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अभी हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, पहले एसोसिएशन के केस में जो वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आता है I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा, इसको पहले देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि कब एसोसिएशन होगा और कब डिसोसिएशन होगा, और हम इसके ऊपर बेस्ड ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे। देखिए एसोसिएशन का क्या मतलब है, पहले ये सीखिए। एसोसिएशन का मतलब है कि जब सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं तब हम बोलते हैं कि एसोसिएशन हुआ है। और एसोसिएशन के केस में जो आई का वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आता है दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा पता है आपको, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, n कि कितना पहले पार्टिकल एसोसिएट करके बना एक सिंगल पार्टिकल। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको बोला कि दो मॉलिक्यूल CH3COH ये क्या करता है, बेसिकली बेंजीन में ये होता है, आपस में क्या करता है, बेंजीन में ये एसोसिएट करता है और दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो यहां देखिए एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन केस में आई का फॉर्मूला लगता है 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। एन क्या है, दो मॉलिक्यूल, तो n का वैल्यू आ जाएगा 2। सिमिलरली देखिए आप इस क्वेश्चन में कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ A एसोसिएट करके बना रहा है A3, अल्फा 100% है, तो n का वैल्यू हम यहां पे लेंगे 3। और आपको पता है एसोसिएशन के केस में आई का ये फॉर्मूला यूज करते हैं, एन के जगह पे 3 रखेंगे, अल्फा के जगह पे 1 रखेंगे, तो हमारे पास आई का फॉर्मूला आएगा। डायरेक्ट भी याद रखिएगा, अगर मान लीजिए अल्फा 100% है यानी कि अल्फा का वैल्यू 1 है, तो आपको पता है 1 ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आई हो जाएगा 1 अपॉन एन। कब, जब अल्फा 100% हो। सो अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा तो आई का वैल्यू क्या यूज करिएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर आप अल्फा 1 रखते हैं तो आई का वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, n। और आपको पता है डिसोसिएशन में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल टूट करके 2 या 3 या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी कि जितना ज्यादा n होगा उतना ज्यादा आई होगा, और n हमेशा 1 से बड़ा होगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल टूट के 2-3 में बना रहा है। तो इन केस ऑफ डिसोसिएशन याद रखिएगा जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है वो 1 से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर हम वही एसोसिएशन की बात करते हैं तो एसोसिएशन में अगर अल्फा 1 रखिएगा, यहां पे फॉर्मूला पहले याद रखिए 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू अल्फा। अगर अल्फा 1 रखिएगा तो आई जो है वो आ जाएगा 1 अपॉन n। और आपको पता है एसोसिएशन में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहां से देखिए अगर यहां पे बेसिकली जब मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो 1 से कम आएगा। ठीक है, अब देखिए कि कहां पे एसोसिएशन होता है ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COH, आपके पास है C6H5COH और आपके पास है फिनॉल। अगर आप इस तीनों को पोलर सॉल्वेंट में लेते हैं जैसे कि वाटर, तब ये डिसोसिएट करेगा। लेकिन अगर आप इन तीनों को नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन में लेते हैं तो ये सब एसोसिएट करेगा। तो आपको यही याद रखना है कि कब ये तीनों एसोसिएट कर रहा है एंड कब डिसोसिएट कर रहा है। तो कब डिसोसिएट कर रहा है, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर। कब एसोसिएट कर रहा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन। ठीक है, अच्छा अगर ना डिसोसिएशन हो ना एसोसिएशन हो सॉल्यूट पार्टिकल का, तो अब हम वेंट ऑफ फैक्टर 1 लेके चलेंगे। सो इफ सॉल्यूट पार्टिकल नॉट एसोसिएटेड और डिसोसिएटेड तो I1 लेके चलेंगे। तो देखिए I1 किसके केस में लेके चलेंगे, अगर आपके पास हाइड्रोकार्बन गिवन हो, कार्बोहाइड्रेट गिवन हो, यूरिया गिवन हो और टोलुइन गिवन हो, तो इन सब केस में हम I1 लेके चलेंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन रीड करिए, देन आई टेल यू द सॉल्यूशन। देखिए आपको बोला है कि वाटर में
कौन सा सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट करेगा? तो मैंने आपको बताया था कि वाटर जो होता है इट इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। और पोलर सॉल्वेंट में चाहे आप बात करते हैं CH3COH, C6H5COH एंड फिनॉल, ये सब क्या करता है? वाटर में डिसोसिएट करता है। ये अभी आप पढ़ के आए हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट, यूरिया, टॉलिन, ये सब ना तो डिसोसिएट करते हैं ना एसोसिएट करते हैं, तो इनका आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो विच इज डिसोसिएटेड इन वाटर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ ये डिसोसिएट होगा, सॉल्ट है डिसोसिएट होगा। और एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है यानी पार्टिकल टूट रहे हैं, एक से ज्यादा पार्टिकल बन रहा है, तो वेंटॉफ फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। और अगर एसोसिएशन हो रहा है तो वेंटॉफ फैक्टर 1 से कम आएगा। अब देखिए, जितना भी हम लोगों ने रिलेटिव बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा था, चाहे रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो अब देखिए, जब आप यहां पे वेंटॉफ फैक्टर आई लगाते हैं रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, तब आप देखिए जो रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर है P0B माइनस PS अपॉन P0B, वो वेंटॉफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिखते हैं दैट इज मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, तो आप ऊपर नीचे दोनों वेंटॉफ फैक्टर लगाइएगा, ध्यान से देखिए इसको। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटॉफ फैक्टर होता है। और आपको पता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे ही आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाइएगा नॉन वोलेटाइल, तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब ये, तो यहां भी वेंटॉफ फैक्टर देखिए, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो वेंटॉफ फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, क्योंकि वेंटॉफ फैक्टर वहां लगाएंगे जहां मोल आएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो वेंटॉफ फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये याद रखिएगा। जैसे वीडियो पॉज करिए, इस क्वेश्चन को रीड करिए, देन आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है NaCl, Na2CO3 और ग्लूकोज, और आपको बोला है इन सब के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अरेंज करिए, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अरेंज करिए, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अरेंज करिए। तो अभी अभी आप पढ़ के आए कि ग्लूकोज ना तो एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है, इसलिए ग्लूकोज का आई 1 हो जाएगा। NaCl टूटेगा, डिसोसिएट होगा, तो आई का वैल्यू 2। Na2CO3 ये कैसे टूटेगा? 2Na प्लस CO3 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, तो यहां देखिए 2 1 3, तो आई का वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। अल्फा सम में 1 होगा। अब आपको पता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेंटॉफ फैक्टर, जिसका वेंटॉफ फैक्टर ज्यादा उसका RLVP ज्यादा, तो अरेंज कर सकते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेंटॉफ फैक्टर, तो जिसका वेंटॉफ फैक्टर ज्यादा उसका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा। लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो वेंटॉफ फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका वेंटॉफ फैक्टर ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम आएगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हम पहले पढ़ के आए हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी को लिखते हैं केबी इंटू मोलालिटी, और आई इसमें साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे वेंटॉफ फैक्टर। सो जब आप बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, तो वो आता है वेंटॉफ फैक्टर इंटू केबी इंटू मोलालिटी। आपको पता है मोलालिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू केजी। अच्छा, जब आप डेल्टा टीबी का एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है जब आप एक ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है सॉल्वेंट पहले आता है सॉल्यूशन बाद में आता है, तो ये सॉल्यूशन के रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट और ये सॉल्वेंट के रिलेटेड बॉइलिंग पॉइंट, तब आप डेल्टा टीबी लिखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको पता है। अब आप यहां से देखिए जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो वेंटॉफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब केबी इंटू एम कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। चाहे आप डेल्टा टीबी की बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये दोनों ही वेंटॉफ फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और डेल्टा टीबी केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सॉल्यूशन भी केबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो आपको पता है डेल्टा टीएफ एक तो ये होता है आई इंटू के एफ इंटू एम, और एक होता है डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये लिखते हैं। क्योंकि ग्राफ आपको याद होगा कि बेसिकली ग्राफ कैसे बनता था, ये बेसिकली सॉलिड का ग्राफ बनता था,
फिर ये सॉल्वेंट का और ये सॉल्यूशन का ग्राफ बनता था। तो सॉल्यूशन इधर आया, सॉल्वेंट इधर आया, तो सॉल्वेंट ज्यादा है इसलिए सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन लिखते थे। पर अगर आप इसको इसके टर्म्स में लिखे कि पहले सॉल्यूशन हम लिखना चाहते हैं, दोनों को फॉर्मूला को बराबर लिखना चाहते हैं ताकि याद करने में आसानी हो, तब आप यहां पे मॉड लगा करके फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट करते हैं। तो अब देखिए आप अगर आपसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रिलेशन पूछे, ये वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये वेंट ऑफ फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट से कम आता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वेंट ऑफ फैक्टर। लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वो वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है, लेकिन सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो वेंट ऑफ फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। इतना याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी का फॉर्मूला आप पढ़ के आए, आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी। कभी कभी आपको के बी का फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, तो के बी का फॉर्मूला होता है आर टी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या है? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और अगर आपको डेल्टा एच वेपोराइजेशन की जगह लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे, तब भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली के एफ का फॉर्मूला होता है आर इंटू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेल्टा एच फ्यूजन। डेल्टा एच फ्यूजन की जगह पे आप एल फ्यूजन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा। लास्ट क्लास में आपने पाई का वैल्यू पढ़ा था, आई इंटू सी आर टी। तो यहां से देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी वेंट ऑफ फैक्टर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आता है जब टेम्परेचर और मोलैरिटी कांस्टेंट हो। अगर एक से ज्यादा सोल्यूट आपके पास सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, तो आप क्या करिएगा, डिजॉल्व करिएगा। जब सोल्यूट डिजॉल्व होगा तो एसोसिएशन होगा, तो I1C1 प्लस I2C2 कर दीजिएगा। और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है? दो ऐसे सोल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो। ठीक है,